गुड मॉर्निंग। आज अपना जो टॉपिक है लेसन नंबर 7 से रहेगा रंध्र की क्रियाविधि का। इसका रहेगा रंध्र की क्रियाविधि का। इससे पहले जो मैंने कल टॉपिक से जो आपसे क्वेश्चन किया था वो था कि अधिरंध्री प्राण है वो उसका एग्जाम्पल बताना आपको। तो कौन सा था? वाटर लिली। तो वाटर लिली है उसमें रंध्र है वो पत्ती की ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। हाँ, इसके अलावा जो आपका गुरुवार को टेस्ट होगा, ठीक है, गुरुवार 29 तारीख को जो टेस्ट होगा उसमें लेसन नंबर 6 और 7 आएगा। कौन सा आएगा? लेसन नंबर 6 और लेसन नंबर 7 ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आपके टेस्ट से पहले मैंने 7 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो लेसन नंबर 6 और 7 का टेस्ट आपका गुरुवार को होगा। तो सभी बच्चे अच्छी तरह तैयारी करेंगे और सभी को जो पिछले वीडियोस हैं उसके बारे में कमेंट करना है। उसके नंबर भी आपके टेस्ट में क्या होंगे? 8। जो भी वीडियो है इससे पहले गुरुवार के पहले 5 वीडियो है उनके 10 नंबर होंगे और टेस्ट के नंबर भी जो 10 नंबर है वो टेस्ट के होंगे। इसलिए आपको लेसन नंबर 6 और 7 की अच्छी तरह तैयारी करनी है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं अपने आज के टॉपिक की। तो देखिए सबसे पहले रंध्र गति की क्रियाविधि। आज का टॉपिक अपना रंध्र गति की क्रियाविधि। इसको आपको अच्छी तरह ध्यान रखना है। रंध्र की संरचना के बारे में मैंने कल बताया था आपको। ठीक है, उसमें द्वार कोशिका होती है वर्गाकार प्रकार की, बाहर की तरफ कौन सी कोशिका होती है? सहायक कोशिका होती है। ठीक है, और इसके अंदर क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है। तो आज अपनी रंध्र की बात करेंगे। तो रंध्र है, तो यहां लिखा है मैंने रंध्र गति की क्रियाविधि। तो रंध्र गति कहते किसे है? तो रंध्र के खुलने व बंद होने को क्या कहते हैं? रंध्र गति कहते हैं। ठीक है, देखिए रंध्र के खुलने व बंद होने को क्या कहते हैं? रंध्र गति कहते हैं। ठीक है, तो देखिए फिर इसमें अब रंध्र गति या रंध्र के खुलने और बंद होने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने मत प्रस्तुत किए। तो अपन ये कह सकते हैं रंध्र खुलने व बंद होने के लिए निम्न परिकल्पनाएं प्रस्तुत की गई वैज्ञानिकों के द्वारा। उसमें सबसे पहले कौन से वैज्ञानिक ने की थी? लॉयड नामक वैज्ञानिक ने। किसने की थी? लॉयड नामक वैज्ञानिक ने। तो लॉयड ने क्या कहा कि प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश यानी दिन, तो दिन के समय में जो मान या मान है जिसको स्टार्च भी बोलते हैं, क्या कहते हैं? स्टार्च, मान या स्टार्च। तो दिन के समय या प्रकाश की उपस्थिति में मान है वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है? शर्करा में। और रात्रि में ये शर्करा वापस किसमें कन्वर्ट हो जाती है? स्टार्च में। दोबारा देखिए लॉयड ने क्या कहा भाई। सबसे पहले हमने 4 परिकल्पना दी थी। उसमें पहली है लॉयड, दूसरी है जेबी साइरिक, तीसरा है स्टीवार्ट और चौथा है सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन लॉयड की। तो लॉयड ने क्या कहा कि प्रकाश जब होता है दिन में तब मान है या स्टार्च है वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है? शर्करा में। और रात्रि के समय जब प्रकाश अनुपस्थित होता है उस समय शर्करा किसमें कन्वर्ट हो जाती है? मान या स्टार्च में। ये किस वैज्ञानिक ने कहा था? लॉयड नामक वैज्ञानिक ने कहा। अब उसके बाद में दूसरे वैज्ञानिक है, उनका नाम था जेडी सायरे। कौन था? जेडी सायरे। जेडी सायरे के द्वारा जो परिकल्पना प्रस्तुत की गई थी उसका नाम क्या था? मान शर्करा परिकल्पना। क्या है? मान शर्करा परिकल्पना। तो जेडी सायरे के द्वारा जो परिकल्पना प्रस्तुत की गई थी उसका नाम क्या है? मान शर्करा परिकल्पना। क्वेश्चन हो सकता है कि जेडी सायरे ने कौन सी परिकल्पना प्रस्तुत की गई थी? तो मान शर्करा परिकल्पना। अब इसने क्या कहा? इसने ये कहा कि जो भी रंध्र खुलते हैं या बंद होते हैं, रंध्र या तो खुलते हैं या क्या होते हैं? बंद, वो द्वार कोशिका की पीएच पर निर्भर करता है। ये पॉइंट मुख्य है। देखिए कि रंध्र जब खुलता है या वापस बंद होता है वो कोशिकाओं की, द्वार कोशिका, ये द्वार कोशिका होती है, इसकी पीएच पर क्या करता है? निर्भर।
ठीक है। अब pH पर हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है वो pH होती है, तो pH है, तो pH के कारण रंध्र खुलते हैं और क्या होते हैं, बंद होते हैं। तो इस परिकल्पना ने क्या कहा, इसने जेडी सारे ने क्या कहा, देखो कि जब दिन का समय होता है, दिन के समय प्रकाश होता है, और प्रकाश होता है तो प्लांट कौन सी क्रिया करेंगे, प्रकाश संश्लेषण की। तो CO2 का उपयोग क्या करेंगे, अधिक करेंगे। तो जब दिन का समय होता है तो CO2 का उपयोग क्या करते हैं, अधिक। क्यों, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की होती है। अब CO2 का अधिक उपयोग करते हैं तो वहां pH या कहेंगे द्वार कोशिकाओं में pH कितनी हो जाती है, 7.0 से 7.5 तक हो जाती है, 7.0 से 7.5 तक हो जाती है। अर्थात इसका माध्यम क्षारीय हो जाता है। कौन सा होता है, क्षारीय। तो 7 से ऊपर जो pH होती है इसको कौन सा माध्यम कहेंगे, क्षारीय। तो जैसे ही माध्यम दिन के समय CO2 का उपयोग अधिक किया जाएगा, ठीक है, यूज अधिक किया जाएगा, तो द्वार कोशिकाओं में की pH कितनी हो जाएगी, 7.0 से 7.5, जिसके कारण जो मांड उपस्थित है या स्टार्च उपस्थित है वो किस एंजाइम की उपस्थिति में, फॉस्फोरिलेज एंजाइम। अब आप कहेंगे फॉस्फोरिलेज एंजाइम, तो फॉस्फोरिलेज एंजाइम है वो pH के कारण, क्षारीय माध्यम होने के कारण इसका स्राव अधिक होता है, और इसका स्राव अधिक होगा तो मान है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, शर्करा में कन्वर्ट हो जाती है। इस शर्करा को क्या कहते हैं, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। क्या कहते हैं, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। तो देखिए एक बात से ध्यान देना, जेडी सारे ने क्या कहा कि जब दिन का समय होता है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो CO2 का यूज अधिक होगा, और CO2 का यूज अधिक होगा तो pH कितनी हो जाएगी, 7.0 से 7.5 तक। इसका मतलब माध्यम कौन सा हो गया, क्षारीय। क्षारीय माध्यम होगा तो फॉस्फोरिलेज एंजाइम का स्राव अधिक हो जाएगा, अधिक होने के कारण जो मांड या स्टार्च है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, शर्करा में या ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में। होते ही अगर इसका ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बन जाता है तो वहां की डीपीडी बढ़ जाती है। क्या हो जाएगी, डीपीडी बढ़ जाती है। पहले बताया डीपीडी के बारे में, विसरण दाब न्यूनता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और बढ़ जाएगी तो ये द्वार कोशिका क्या हो जाएगी, स्फीत हो जाएगी। स्फीत हो जाएगी तो रंध्र बीच में से क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। तो दिन के समय रंध्र खुल जाता है। फिर इस वैज्ञानिक ने क्या कहा, रात्रि के समय CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी, यानी प्रकाश संश्लेषण का उपयोग नहीं किया जाएगा, वहां पे CO2 की मात्रा क्या हो गई, बढ़ गई। CO2 की मात्रा बढ़ जाती है तो द्वार कोशिकाओं की pH कितनी हो जाती है, 4.2 से 5.0, यानी कौन सा माध्यम हो गया, अम्लीय। कौन सा माध्यम हो गया, अम्लीय माध्यम। अब अम्लीय माध्यम होता है तो जो शर्करा के फर्स्ट फॉस्फेट थे, कौन से, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। कौन सा, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। ये जो शर्करा है वो उसमें pH कितनी हो गई थी, 4.2 से 5.0। इस समय ये शर्करा किसमें कन्वर्ट हो जाती है, मांड या स्टार्च में कन्वर्ट हो जाती है, और स्टार्च में कन्वर्ट हो जाएगी तो द्वार कोशिका क्या हो जाएगी, सलग, और रंध्र क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। ठीक है, इस दोनों को अपन रिपीट करते हैं, बहुत इजी है। फर्स्ट लॉयड ने क्या कहा, प्रकाश की उपस्थिति में मांड किसमें कन्वर्ट हो जाती है, शर्करा में, और प्रकाश की अनुपस्थिति में शर्करा वापस किसमें कन्वर्ट हो जाती है, मांड। ठीक है, ये बात ये बताया, परंतु देखो क्यों हुआ उसका कारण किसने कहा, बताया जेडी सारे ने। जेडी सारे ने क्या कहा कि जो भी ये क्रिया होती है वो द्वार कोशिकाओं की pH पर क्या करती है, निर्भर करती है। ठीक है, तो दिन के समय CO2 का यूज अधिक होगा, और CO2 का यूज होगा तो pH 7.0 से 7.5, जिससे फॉस्फोरिलेज एंजाइम स्राव होगा, और मांड या स्टार्च है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, शर्करा में। तो बात तो यही है, मांड शर्करा में कन्वर्ट हो गया। फिर रात्रि के समय CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी, और द्वार सेल्स की pH है वो कितनी हो जाएगी, 4.2 से
5.0 यानी माध्यम कौन सा हो गया, अम्लीय। अम्लीय में जो ये शर्करा बनी हुई थी ग्लूकोज 1 फॉस्फेट है वो वापस किसमें बदल जाती है, स्टार्च में, और स्टार्च में बदल जाएगी तो द्वार कोशिका क्या हो जाएगी, सलग, और अंदर क्या हो जाएंगे, बंद हो जाती है। उसके बाद अपन देखते हैं तीसरी स्टीवर्ड। हाँ, उसके बाद है स्टीवर्ड परिकल्पना, कि आपने सबसे पहले लॉयड के बारे में पढ़ा था, दूसरा आपने पढ़ा था जेडी सायरे की परिकल्पना, और तीसरी कौन सी परिकल्पना है, स्टीवर्ड परिकल्पना। स्टीवर्ड ने क्या कहा कि ये कहा कि स्टार्च से जब ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बनता है, ये तो बनाई था जो आपने पहले पढ़ी थी, उसमें कौन सी थी कि स्टार्च है या बांड है, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो रहा था, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में, ठीक है, यानी शर्करा में कन्वर्ट हो रहा था। तो यहां ये कहा गया है कि जब स्टार्च है वो शर्करा में कन्वर्ट या ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट होती है तो इस पर परासरण प्रवणता में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जबकि इसने क्या कहा था, इसके पहले जो जेडी सायरे थे उसने क्या कहा था कि डीपीडी बढ़ गई थी यहाँ पर और रंध्र खुल गया था। इसने क्या कहा कि केवल यहां तक जो क्रिया होती है उसमें परासरण प्रवणता में कोई भी डिफरेंस या कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, और परिवर्तन नहीं होगा तो रंध्र यहाँ ही नहीं खुलते हैं, इसके आगे भी क्रिया होती है। तो इसने क्या कहा कि स्टार्च है वो दिन के समय पीएच तो 7.0 7.5 हो जाती है, और क्या किससे बनता है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट है वो फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज की उपस्थिति में किसमें कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, यानी ग्लूकोज यहां नहीं रहेगा, आगे के किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, आईपी, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इसको क्या बोलते हैं, अकार्बनिक फॉस्फेट। तो ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के बाद ये ग्लूकोज किससे क्रिया करता है, ऑक्सीजन से, एटीपी से और हेक्सोकाइनेज से, और फिर रात्रि के समय वापस ग्लूकोज 1 फॉस्फेट और इससे किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। इसे कौन सी परिकल्पना कहते हैं, स्टीव। केवल आपके सिलेबस में इतना बता रखा है, केवल ये तो मैंने बताया है आपको चित्र। ये कहा गया है कि इस वैज्ञानिक के अनुसार कि जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट शर्करा है उसके बनने पर ही परासरणता प्रवणता में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके बाद में ये ग्लूकोज एटीपी ऑक्सीजन से सहयोग करके फिर इसके अंदर क्या होती है, क्रिया होती है। अब इसके बाद में जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो चौथी परिकल्पना है, वो है सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण तकनीक। उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। हाँ, इसके बाद में जो लास्ट है फोर्थ, सक्रिय पोटेशियम स्थानांतरण परिकल्पना। कौन सा है, सक्रिय पोटेशियम स्थानांतरण परिकल्पना। तो पहला था लॉयड, सेकंड कौन सा था आपने पढ़ा है जेडी सायरे, तीसरा था स्टीवर्ड, चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बिल्कुल कि सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण परिकल्पना किसने प्रस्तुत की, और ये सर्वमान्य सिद्धांत है। चारों में से जो सर्वमान्य सिद्धांत है वो कौन सा है, सक्रिय पोटेशियम स्थानांतरण परिकल्पना, या कह सकते हो रंध्र गति के लिए सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है, तो सक्रिय पोटेशियम स्थानांतरण परिकल्पना। इसे दूसरे नाम से जानते हैं, इसका नाम है पोटेशियम आयन सिद्धांत। तीसरा है इसका अलग तीसरा नाम और भी है प्रकाश सक्रिय प्रोटॉन परिवहन परिकल्पना, प्रकाश सक्रिय प्रोटॉन परिवहन परिकल्पना। ठीक है, अब यहाँ एक पार्ट में क्वेश्चन भी दे रखा है पीछे कि सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण तकनीक या सिद्धांत किसने किया, तो जापान के वैज्ञानिक इमामुरा व फ्यूजिनो, नाम क्या है, इमामुरा व फ्यूजिनो ने 1959 में ये सिद्धांत दिया था। जापान के वैज्ञानिक इमामुरा व फ्यूजिनो ने दिया था, और इसको विस्तृत रूप से कौन से वैज्ञानिक प्रस्तुत किया था, लेविट ने। किसने किया था, लेविट ने। ठीक है, अब इस सिद्धांत के अनुसार क्या बताया गया, देखिए आप, इस सिद्धांत में यह कहा गया कि सक्रिय आयन कौन सा, पोटेशियम, पोटेशियम आयन के द्वार कोशिकाओं में जाने से और द्वार कोशिकाओं से बाहर आने पर
जो आयन जाएगा जिसके कारण कौन सी क्रिया होगी, रंध्र गति होगी, अर्थात रंध्र खुलेंगे और बंद होंगे। तो रंध्र बंद और खुलने का मुख्य कारण है सक्रिय आयन पोटेशियम का द्वार कोशिकाओं में प्रवेश करना या बाहर निकलना। या आप कह सकते हो कि द्वार कोशिकाओं में पोटेशियम आयन जाने से और बाहर आने से रंध्र गति होती है। अब कैसे होती है, दिन में कैसे होती है, देखिए दिन के समय में, अब दिन के समय में रंध्र खुलेंगे, कैसे खुलते देखिए आप, मैंने एक सामान्य डायग्राम बनाया, उसके आधार पर बिल्कुल ध्यान से पढ़िए। देखिए आप चित्र, इधर मैंने लिखा है द्वार कोशिका, ये क्या कौन सी है, सहायक कोशिका। आप जानते हो, मान लीजिए ये तो कौन सी कोशिका हो गई है, द्वार कोशिका, और बाहर की तरफ कौन सी कोशिकाएं हैं, सहायक कोशिकाएं। अब क्या परिवर्तन दोनों में, तो दोनों में अलग अलग लिख दिया। तो दिन के समय में जब स्टार्च होता है, दिन में स्टार्च होता है मान, अब दिन के समय में ये क्या किसमें कन्वर्ट हो जाता है, पीईपी में कन्वर्ट हो जाता है। पीईपी का पूरा नाम होता है फोस्फोइनोल पाइरुवेट। क्या होता है, फोस्फोइनोल पाइरुवेट होता है, ठीक है। फिर ये फोस्फोइनोल पाइरुवेट है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, मेलिक अम्ल। दिन के समय में द्वार कोशिकाओं में स्टार्च या मान रहता है, स्टार्च है वो किसमें कन्वर्ट होता है, पीईपी में, और पीईपी किसमें कन्वर्ट होता है, मेलिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है। अब मेलिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है तो ये किसमें टूट जाता है, दिन में मेलेट और H+ आयन में। अब यहां देखना है ये मेलिक अम्ल किसमें टूट गया है, मेलेट और H+ आयन में। ये जो H+ आयन बने हैं वो कहां बने, द्वार कोशिकाओं में, मतलब यहां बने इन द्वार कोशिकाओं। ये लो दोबारा डायग्राम बनाते हैं, ये द्वार कोशिका है। द्वार कोशिकाओं में क्या बने यहाँ पर, H+ आयन और मेलेट। अब ये H+ आयन है वो कहां आ जाता है, बाहर सहायक कोशिका में आ जाता है। बाहर की तरफ कौन सी कोशिका थी, सहायक, तो यहां पर ये कौन सा आयन आ जाता है, H+ आयन आ जाता है। तो मेलिक अम्ल है वो मेलेट और H+ आयन बनाता है, और H+ आयन है वो द्वार कोशिकाओं से कहां चले जाते हैं, सहायक कोशिकाओं में। तो मैंने यहां बनाया H+ आयन है वो कहां दिखा दिया, सहायक कोशिकाओं में दिखा। तो ये यहां पर भी देख सकते हो आप, ये द्वार कोशिका है, यहां से H+ आयन कहां आ गया, सहायक कोशिका, ठीक है। फिर जब सहायक कोशिका में H+ आयन आ जाता है तो सहायक कोशिका में उपस्थित K+ आयन, पोटेशियम आयन है वो कहां चला जाता है, द्वार कोशिकाओं में। तो यहां दिखा रखा मैंने K+ आयन, ये K+ आयन है वो कहां आ जाता है, द्वार कोशिका में। द्वार कोशिका में ये K+ आयन और मेलेट, K+ आयन और मेलेट दोनों मिलकर क्या कर देते हैं, पोटेशियम मेलेट बना लेते हैं। क्या बना देते हैं, पोटेशियम मेलेट। ये बात सबको क्लियर है ना। दोबारा देखिए, मेलिक अम्ल है वो टूटा किसमें, मेलेट और H+ आयन। H+ आयन है वो कहां आया, सहायक कोशिका में, और सहायक कोशिका में उपस्थित K+ आयन, सहायक कोशिका में कौन सा उपस्थित है, K+ आयन, वो कहां चला गया, द्वार कोशिका में। द्वार कोशिका में मेलेट से क्रिया करके क्या बनाता है, पोटेशियम मेलेट। पोटेशियम मेलेट बन जाता है तो ओपी बढ़ जाती है, यानी प्राशन की क्रिया बढ़ जाती है। और कौन सी क्रिया होती है, अंतःप्राशन। अंतःप्राशन मतलब इसके अंदर क्या प्रवेश करेगा, जो भी विलायक जो अणु है अंदर, जल को अंदर प्रवेश करेगा, और जिसके कारण अंतःप्राशन क्रिया होगी तो क्या बढ़ जाएगा, टर्गर प्रेशर, क्या स्पीड दाब बढ़ जाएगा, और स्पीड दाब बढ़ जाएगा तो रंध्र क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। तो ये इस प्रकार से पोटेशियम आयन के अंदर जाने से और H+ बाहर आने से रंध्र खुल गया। ये कौन सी किस समय होता है, दिन के समय होता है, ठीक है। अब आपको ये समझ में आ गया, इसका ये विपरीत कुछ नहीं है। देखिए रात्रि के समय है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगी तो क्या बढ़ जाएगी, CO2 बढ़ जाएगी। CO2 बढ़ जाएगी तो CO2 की उपस्थिति में किसका निर्माण अधिक हो जाएगा, एब्सिसिक अम्ल का, इसका एब्सिसिक अम्ल का सक्रिय हो जाएगा। अब एब्सिसिक अम्ल सक्रिय हो जाएगा तो जो पोटेशियम आयन है, K+ आयन है वो कहां आया था, द्वार कोशिकाओं में, वो वापस कहां चला जाता है, बाहर चला जाता है। तो K+ आयन है वो कहां चला गया, वापस सहायक कोशिका में, और सहायक कोशिका में जो H+ आयन था वो वापस कहां पे आ गया है, अंदर द्वार कोशिकाओं में। तो वापस यहां H+ आयन आ गया। H+ आयन आते ही जो मेलेट है वो किस
किससे क्रिया करेगा, H प्लस आयन से। किससे क्रिया करेगा, H प्लस आयन से, और वापस क्या बना लेगा, मैलिक अम्ल बना लेगा। क्या बना लेगा, मैलिक अम्ल बना लेगा। और मैलिक अम्ल बनते ही वहां तो OP क्या हो रही थी, बढ़ गई, और यहाँ OP क्या हो जाती है, फिर घट जाती है। घटते ही वही प्राथमिक क्रिया होगी, जल बाहर निकलेगा, और बाहर निकलेगा तो TP क्या हो जाएगा, कम, और TP कम हो जाएगा तो रंध्र क्या हो जाएगा, बंद। इस प्रकार से क्रिया होगी। मैं दोबारा बताता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान दीजिए एक बार। सिद्धांत किसने दिया था, इमामुरा और फ्यूजिनो ने दिया था। विस्तृत रूप किसने दिया था, लेविट ने। अब इन्होंने क्या कहा, रंध्र गति किसके द्वारा होती है, पोटेशियम आयन के द्वारा अंदर जाने और आपको ये बताया मेरे को, अंदर पोटेशियम आयन गया और बाहर आने से इस प्रकार की क्रिया विधि होती है। ठीक है, अब होता क्या है, देखिए दिन के समय में द्वार कोशिका है, वहां स्टार्च है, वो क्या बनाएगा, पीईटी बनाएगा, और मैलिक अम्ल किसमें टूट जाएगा, मैलेट और H प्लस आयन। H प्लस आयन कहां चला जाएगा, ये मैंने द्वार कोशिका बना दी, और बाहर सहायक कोशिका। अब यहाँ H प्लस आयन है, वो कहां चला जाएगा, सहायक कोशिका में। तो ये मान लीजिए H प्लस आयन निकल गया बाहर, ठीक है, और पोटेशियम आयन कहां चला गया, अंदर चला गया। पोटेशियम आयन किससे क्रिया करता है, मैलेट से, और क्या बना लेगा, पोटेशियम मैलेट। पोटेशियम मैलेट बनते ही OP बढ़ जाएगी, अंतःप्राशन क्रिया हो जाएगी, TP बढ़ जाएगी, और अंदर ये रंध्र क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, रात्रि के समय क्या होता है, प्रकाश अंदर क्रिया नहीं होती है, CO2 बढ़ जाएगी, बढ़ने के कारण एसिड अम्ल क्या हो जाएगा, सक्रिय होने के कारण जो ये पोटेशियम आयन है वो तो कहां चला जाएगा, वापस बाहर चला जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में जो H प्लस आयन है वो कहां जाएगा, अंदर। वो किससे क्रिया करेगा, मैलेट से, और क्या बनाएगा, मैलिक अम्ल बना लेगा। मैलिक अम्ल बनाएगा तो OP क्या हो जाएगी, घट जाएगी, और कौन सी क्रिया हो जाएगी, बहिर्प्राशन, और TP क्या हो जाएगी, कम, और अंदर क्या हो जाएंगे। तो इस सिद्धांत को K प्लस आयन सिद्धांत भी कहते हैं, और प्रकाश सक्रिय प्रोटॉन परिवहन सिद्धांत भी कहते हैं। तो यहाँ कुछ नहीं हो सकता है कि सक्रिय आयन पोटेशियम आयन इस तरह तकनीक को समझाइए, या सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा रंध्र गति का समझाइए। ठीक है, और आज के टॉपिक से अपना जो क्वेश्चन है वो है कि सक्रिय आयन जो सिद्धांत है वो किस वैज्ञानिक ने दिया था। ठीक है, इसको सभी को इसके बारे में बताना है, कमेंट में उत्तर लिखने हैं, कमेंट के नंबर भी आपके जुड़ेंगे, और लेसन नंबर कौन सा है, 6 और 7, जो कल कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।